अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कॉरिडोर रिकॉर्डर में खुश आमदीद। चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी के साथ मुंसलिक कहानियाँ रिकॉर्ड करते हुए मैं हूँ जून। आज हमारे पास है दुनिया में तकरीबन हर बड़ी फसल की नशोनुमा का इन्हिसार पोटाशियम और नाइट्रोजन जैसी खादों पर होता है और इसकी मुसलसल फराहमी के बगैर तकरीबन तमाम फसलों की पैदावार मुतासर हो जाएगी, जिससे आलमी ग़िज़ाई अफरात ज़र में इजाफे का खदशा है। तो मैं पाकिस्तान की आवाम के लिए उनको ये बात करूँगा, साफ़ पानी के हसूल के लिए आप रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम ही लगाइए। रिसेंटली जो मिनी बजट आया उसमें जो टैक्स लगा है उसकी वजह से भी अब उनकी जो लोकल प्रोडक्शन है वो ना सिर्फ उनकी प्रोडक्शन बल्कि इंपोर्ट भी इफेक्ट होगी। आइए इस हफ्ते की मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरों के जायजे से प्रोग्राम का आगाज करते हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक 24 मार्च को एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने रिपोर्ट दी है कि चीन ने इस हफ्ते $4.2 बिलियन के कर्जे की किस्त की अदायगी करने पर रजामंदी जाहिर की है, जिसके नतीजे में हुकूमत पर माली दबाव को काफी हद तक कम करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान ने मुजमूई तौर पर $21 बिलियन की इमदाद भी मांगी है, जिसमें मुजमूई तौर पर $10.7 बिलियन के तिजारती कर्जे और महफूज ज़खायर के रोल ओवर शामिल हैं। 23 मार्च को चीन में पाकिस्तानी सफारतखाने ने 22वां योम पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का कौमी दिन है, मनाने के लिए परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद की। चीन में पाकिस्तानी सफीर जनाब मोइनुल हक ने अपनी तकरीर में पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती के मजबूत रिश्तों का जिक्र करते हुए कहा कि चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी ने अहम कामयाबियां हासिल की हैं। उन्होंने मुस्तकबिल में ग्रीन कॉरिडोर्स, टेक्नोलॉजी कॉरिडोर्स, सनती राहदारियों वगैरह की तामीर पर भी भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें इस बात पर यकीन है कि दोनों फरीकैन के दरमियान बाहमी तावन को मजीद बेहतर और मजबूत बनाया जाएगा। तकरीब में पाकिस्तानी तलबा ने रवायती पाकिस्तानी मलबूसात में मलबूस, मिली और कौमी नगमे गाकर हाजरीन मजलिस को गरमाया। पाकिस्तानी हुकूमत ने जुमेरात को गंदम की कम अज कम इमदादी कीमत में 13% इजाफा किया। यह फैसला इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में किया गया। इजलास में खाद और चीनी पावर प्रोड्यूसर्स को अदायगियों के लिए मजीद 79 अरब रुपए की मंजूरी भी दी। इजलास ने 2021-2022 गंदम की फसल के लिए कम अज कम इमदादी कीमत 1950 रुपए फी 40 किलोग्राम से बढ़ाकर 2200 रुपए करने की भी मंजूरी दी। इजलास को बताया गया कि वफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत को 3.89 अरब रुपए और बलोचिस्तान हुकूमत को 541 मिलियन रुपए फराहम किए हैं। इजलास में जून 2022 के आखिर तक सब्सिडी की तकसीम से मुताल्लिक एक तहरीक मंजूर की गई। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि सरहदी तनाज़े के बावजूद पाकिस्तानी पॉलिसी साजों को इस बात पर गहरी नजर रखने की जरूरत है कि चीन भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात को बेहतर बनाने पर किस तरह और क्यों तवज्जो दे रहा है। शायद चीन के तजर्बे से सीख कर पाकिस्तान की जियो इकनॉमिक हिकमत अमली ज्यादा मौसर हो सकती है। पाकिस्तान के लिए बदलते हुए आलमी हकायक से हम आहंग होने का बेहतरीन तरीका ये है कि अपनी बरामदात की पैदावारी बुनियाद, दायरा कार और मंजिल को जल्द अज जल्द मतनू बनाए, मौजूदा तजारती शराकतदारों के साथ रवायती ताल्लुकात को मजबूत करते हुए और नई बामानी तजारती शराकतदारी कायम करे। मिसाल के तौर पर रूस का पाकिस्तानी मईशत में तकरीबन कोई किरदार नहीं है। वक्त गुजरने के साथ साथ तवानाई के शोबे में रूस के साथ इक्तिसादी ताउन बढ़ सकता है। पाकिस्तान मालियाती टेक्नोलॉजी इनकलाब से कितना दूर है? वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से रास्त सिस्टम यानी फौरी बाहमी अदायगियों के दूसरे मरहले के आगाज के साथ ही इस साल के शुरू में पाकिस्तान की मौजूदा मालियाती खिदमात फराहम करने वालों की जगह लेने वाली टेक कंपनियों के एक कदम के करीब है।
یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کووڈ-19 کے پھیلنے کے بعد سے پاکستان میں ڈیجیٹل ادائیگیوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، تاہم کاغذی تحریر پر مبنی لین دین کا تناسب ابھی تک بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے، کیونکہ ان کی 151.6 ٹریلین روپے کی مجموعی مالیت الیکٹرانک بینکنگ کے مجموعے سے کہیں زیادہ ہے۔ بنیادی طور پر یہ ڈیجیٹائزیشن کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ پاکستانی روپیہ امریکی ڈالر کے مقابلے میں ریکارڈ کم ترین سطح پر آ گیا ہے اور انٹر بینک مارکیٹ میں 180 کا ہندسہ عبور کر گیا ہے۔ نئے سال کے آغاز سے اب تک روپیہ تقریباً 2% گر چکا ہے۔ زر مبادلہ کے تاجروں کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کے باوجود امریکی ڈالر کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے۔ مارکیٹ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ تیل کی بلند قیمتوں اور اس کے نتیجے میں درآمدی بلوں میں اضافے کی وجہ سے ڈالر اپنی تیزی کا رجحان برقرار رکھے گا۔ کرپٹو کرنسی میں سرمایہ کاری آج کے دور میں بہت اہمیت اختیار کر چکی ہے، کیونکہ افراط زر بہت زیادہ ہے اور کرنسیوں کی قدر کم ہو رہی ہے اور لوگ آسانی سے سرمایہ کاری کرنے اور چھوٹی رقم کی حفاظت کے طریقے تلاش کر رہے ہیں۔ پاکستان فنانس اینڈ ٹیکنالوجی ایسوسی ایشن کا خیال ہے کہ اس مرحلے پر کرپٹو کرنسی میں سرمایہ کاری کے خطرات فوائد سے زیادہ ہیں۔ اس نے ایک بیان میں کہا، کسی بھی ایسوسی ایشن یا صنعت کو اسے پاکستان کی اقتصادی خود مختاری اور خوشحالی سے باہر نہیں سمجھنا چاہیے۔ قیاس آرائیوں اور غلط قیمتوں کے لحاظ سے قلیل مدتی فائدے کے عزائم بالآخر مالیاتی ٹیکنالوجی کی صنعت کی ساکھ کو نقصان پہنچائیں گے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق یورپی یونین کے ممالک کو پاکستان کی برآمدات 2013 میں 3.3 بلین یورو سے بڑھ کر 2021 میں 6.6 بلین یورو ہو گئی ہیں، جس کی بنیادی وجہ 2014 سے نافذ کردہ جنرلائز سسٹم آف پریفرنسز GSP پلس اسکیم ہے۔ یورپی یونین میں پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی مقام جرمنی ہے، جس کی برآمدات 1.61 بلین یورو ہیں۔ اس کے بعد اسپین، نیدرلینڈ، اٹلی، فرانس اور بیلجیم ہیں۔ 2013 سے یورپی یونین کے 12 رکن ممالک کو پاکستان کی برآمدات میں 100% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ درآمدی پہلو سے 2013 سے پاکستان کو یورپی یونین کی برآمدات کے بہت سے شعبوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، بشمول مشینری اور برقی آلات، اسٹیل، دوا سازی، پلاسٹک اور طبی پیمائش کے آلات۔ مارچ میں روس کی وزارت صنعت نے کہا کہ اس نے غیر دوستانہ ممالک کو کھادوں کی برآمد پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی دوران یوکرین کی حکومت نے تمام قسم کی کھادوں کی برآمد پر عارضی پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جیسے ہی یہ خبر سامنے آئی، بین الاقوامی غلہ منڈی میں تیزی سے ہلچل مچ گئی اور عالمی سطح پر کھاد کی قیمتوں میں اضافے کا ایک نیا رجحان دیکھنے کو ملا۔ در حقیقت روس یوکرائن تنازع سے بہت پہلے عالمی سطح پر کھاد کی فراہمی تناؤ کا شکار ہو چکی تھی۔ بیلاروس، جو دنیا کا تیسرا سب سے بڑا پوٹاش کھاد پیدا کرنے والا ملک ہے، نے کھاد کی برآمدات میں اس تنازع کی وجہ سے نمایاں کمی کی ہے، جس کی وجہ سے کھاد کی کچھ مصنوعات کی قیمتیں پچھلے سال دوگنی سے بھی زیادہ ہو گئیں۔ روس کی جانب سے کیمیائی کھادوں کی برآمد بند کرنے کے اعلان سے دنیا کی پوٹاش کھاد کی 30% سے زیادہ فراہمی متاثر ہوگی۔ پوٹاش کھاد کے علاوہ 2020 سے روس نے چین کی جگہ دنیا کے سب سے بڑے یوریا برآمد کنندہ کے طور پر لے لی ہے، جو یوریا کی عالمی منڈی کی فراہمی کا 14% حصہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ روسی یوکرائنی تنازع کے بعد یورپ میں قدرتی گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے نائٹروجن کھاد کی تیاری کے لیے درکار امونیا کی پیداوار میں رکاوٹ ڈالی، جس کی وجہ سے عالمی سطح پر نائٹروجن کھاد کی پیداوار میں کمی واقع ہوئی ہے۔ دنیا میں تقریباً ہر بڑی فصل کی نشوونما کا انحصار پوٹاشیم اور نائٹروجن جیسی کھادوں پر ہوتا ہے، اور اس کی مسلسل فراہمی کے بغیر تقریباً تمام فصلوں کی پیداوار متاثر ہو جائے گی، جس سے عالمی غذائی افراط زر میں اضافے کا خدشہ ہے۔ اطلاعات کے مطابق گوادر کو پینے کے پانی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے گوادر کے قریب موجود آبی ذخائر انکارا ڈیم، سواد ڈیم، شادی اور کور ڈیم کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا گیا ہے۔ کیا مستقبل میں گوادر میں پانی کی کمی کو مؤثر طور پر پورا کیا جا سکتا ہے؟ پانی کو پینے کے قابل بنانے کے کون سے طریقے سیکھنے کے لائق ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں رپورٹ۔ یہ رپورٹ کیا گیا ہے کہ گوادر بندرگاہ کے تقریباً 1,68,000 رہائشیوں کو
2022 में पीने के साफ पानी तक रसाई हासिल होगी जब पानी के इंतजाम के मुतअद्दिद मंसूबे बशमूल वाटर पाइप सिस्टम मुकम्मल हो जाएंगे। इसके साथ ही पानी साफ करने वाले प्लांट के क़याम का मकसद मुकामी शहरियों के लिए पीने के पानी की फराहमी को यकीनी बनाना है। मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ। डीसैलिनेशन प्लांट तकरीबन 1 एकड़ पर फैला हुआ है जो कि 2 बिलियन रुपए की लागत से चीनी ग्रांट की मदद से तामीर किया जा रहा है। ये गवादर को चीन का एक और तोहफा है। मट्टी की जांच का काम 3 पॉइंट्स पर ड्रेजिंग के अमल को शामिल करते हुए चंद दिनों में मुकम्मल कर लिया जाएगा और इसके बाद अगले मरहले में पिलिंग का काम और फाउंडेशन का काम इसके मुताबिक शुरू हो जाएगा। इंटरव्यूज से हमें मालूम हुआ कि पाकिस्तान में पीने के पानी का निज़ाम अच्छा नहीं है और रहने वाले बहुत से लोगों का कहना है कि वो म्यूनिसिपल सिस्टम के जरिए साफ पानी हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पानी का मसला बहुत ज़्यादा है हमारे पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में क्योंकि बहुत गरीब आबादी है तो हमारे पास सहूलियात मैसर नहीं हैं लोगों को साफ़ पानी की। कराची का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो पीने का पानी है। इवन मैं कहूँगा पानी है। पीने का पानी तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पानी ही दस्तयाब नहीं है। लोग पानी के लिए यकीन माने तरस गए, पानी आता ही नहीं है। 2 महीने से मुसलसल पानी जो है ना शार्ट है, यहाँ पानी बिक रहा है, पता नहीं क्या। और पाकिस्तान की बढ़ती हुई शहरी आबादी और पानी के नामुनासिब इस्तेमाल ने मुल्क के आबी वसाइल के मयार और मिकदार को मुतासिर किया है। झीलों, दरियाओं और ज़मीनी पानी की आलूदगी किसी के मुदाफ़ियाती निज़ाम को नुकसान पहुँचा सकती है। वक्त गुजरने के साथ साथ ज़मीनी पानी की नमकियात में इजाफा होता जा रहा है। लोग नल से पानी भरने पे मजबूर हैं, खारा पानी पी रहे हैं। लाइनें बिछी हुई हैं, अरसा दराज से बिछी हुई हैं, उसमें सीवरेज की लाइनें मिक्स हुई हुई हैं, तो 5 से 10 मिनट पानी को ड्रेन लाजमी करना पड़ता है यहाँ, वरना बदबूदार पानी होता है। पाकिस्तान में ये मसला पानी में कसावतों की वजह से है। पीने के पानी के सैनिटरी मयारात में धातों जैसी गैर नामियाती गैर धातें, गैर मुस्तहकम नामियाती मुरक्बात, कीड़ेमार अद्वियात की बाकियात, हेलोजेंटेड हाइड्रोकार्बन और दीगर इशारे अहम पता लगाने वाली अशिया हैं। अब हमारा बुनियादी मसला जो इस वक्त जा रहा है वो जा रहा है सीवरेज का पानी जो हमारे पानी के अंदर मिक्स हो रहा है, और इसके अलावा जो आर्सेनिक बहुत ज़्यादा आ रहा है, बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा आ रहा है। आर्सेनिक और इसके मुरक्बात जहरीले हैं। जब कोई आर्सेनिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो जहर बन सकता है, जिसका बराह रास्त असर इंसानी सेहत पर पड़ता है। इस सूरत हाल से बचने के लिए बेहतर मुआशी हालात वाले ख़ानदान अमूमन फिल्ट्रेशन डिवाइसेस लगाते हैं। तो आर्सेनिक के हवाले से भी जो रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम है वो 85% तक आर्सेनिक भी रिमूव कर देता है, हमारा बैक्टीरिया फ्री भी हो जाता है। और दूसरा जो बहुत ज़्यादा साल्टी वाटर है, काफ़ी सारी जगहों पर सेम वाला पानी है, काफ़ी जगहों पर स्मेल वाला पानी होता है जहाँ पर हमारा गटरों का पानी मिक्स हो रहा होता है, तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम उसको तमाम को क्लियर कर देता है। मतलब उसके अंदर डिज़ोल्व साल्ट और कोई चीज़ डिज़ोल्व भी होती है उसको भी ख़त्म कर देता है। जैसे कि हमारे पास म्युनिसिपल वाटर आ रहा होता है तो म्युनिसिपल वाटर के अंदर स्मेल आ रही होती है, गटर का पानी मिक्स हो रहा होता है, हमारी लाइनें बोसीदा हो गई हैं, तो उसको भी ये क्लियर करता है। रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर प्योरीफायर सनती आलूदगियों, भारी धातों, बैक्टीरिया, वायरस और पानी में घुल मिल जाने वाली दीगर कसावतों को अलग कर सकता है, ताकि पानी आवाम के पीने के लिए जिस्मानी और कीमियाई इंडिकेटर्स और सेहत के मयारात की ज़रूरियात को पूरा कर सके। साजो सामान की मकबूलियत के साथ साथ आज़ाद तहकीक और तरक्की और असम्बली की वजह से वाटर प्योरीफायर की कीमत भी गिर रही है। तो कॉस्ट सेविंग की तरफ ना जाएं। मैंने आपको जैसा कि बताया पहले इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी क्योंकि इसकी इंपोर्ट बहुत कम थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मैंने आज जैसे कि आपको बताया इसकी असम्बलिंग स्टार्ट हो गई है, तो ये बहुत कम कीमत में मौजूद है। तो मैं पाकिस्तान की आवाम के लिए उनको ये बात करूँगा, साफ़ पानी के हसूल के लिए आप रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम ही लगाइए। हुकूमत की तरफ से पीने के पानी की फराहमी की ज़रूरत इससे ज़्यादा है कि लोगों को अपने प्योरीफायर ख़रीदने की ज़रूरत है। फ़िल्टर हमारे एरिया में फ़िल्टर प्लांट अभी तो फ़िलहाल 3 लगे हुए हैं जो बहुत ही कम हैं। मज़ीद जो है ना इस फ़िल्ट्रेशन प्लांट गवर्नमेंट सतह पे फ़िल्ट्रेशन प्लांट यानी लगने चाहिए हर मोहल्ले, बल्कि इंटरनेशनली तो ये है कि इंटरनेशनल भी हर जगह लोग जो है ना फ़िल्ट्रेशन का पानी पीते हैं, पीने के लिए तो ड्रिंकिंग वाटर ही इस्तेमाल करते हैं ये फ़िल्ट्रेशन का। तो इस मोहल्ले में भी मज़ीद जो है ना फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगने चाहिए गवर्नमेंट सतह पे कि आवाम को इस चीज़ की सहूलत यानी हर एक को सहूलत मुयस्सर हो जाए पानी की। आलमी तरक्की के तजर्बे के नुक्ते नज़र से सीवरेज ट्रीटमेंट वाकई एक पुख्ता सनत रही है।
साफ सीवरेज न सिर्फ पानी की आलूदगी के इम्कान को कम कर सकता है बल्कि सानवी इस्तेमाल के लिए भी जो पानी की कमी को हल करने के लिए एक नया आइडिया फराहम करता है। मिसाल के तौर पर चीन का मकसद 2025 तक 17 बिलियन क्यूबिक मीटर से ज्यादा गैर रवायती पानी इस्तेमाल करना है। चीन के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स पानी के 700 से जायद मुस्तहकम ज़राए के बराबर ट्रीट करदा पानी एक साल में फराहम कर सकते हैं। हम इसे सनत, ज़मीन की तज़ईन या म्यूनसिपल यूटिलिटी के लिए गैर रिवायती पानी के तौर पर इस्तेमाल करने के बारे में सोचते हैं। इसके बाद हम इस बात को यकीनी बनाने के लिए पानी के ट्रीटमेंट के कुछ मज़ीद इक़दामात करते हैं, जैसा कि प्लांट से ट्रीट करदा पानी सारिफ मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। चीन के सूबे शंदुंग में एक छोटी झील है जिसे तम्मा झील कहते हैं। सनती गंदे पानी के बेकाबू होने की वजह से झील के पानी का मयार बहुत खराब है। इलाकाई आबी वसाइल की रिसाइकलिंग ट्रीटमेंट के बाद मुकामी माहौलियाती माहौल में बड़ी तब्दीली आई है। इलाकाई पानी के वसाइल की रिसाइकलिंग ट्रीटमेंट के अमल दरामद के बाद तामा झील में बहने वाला पानी खारिज होने वाले मयार तक पहुंच सकता है और ये पहले से साफ हो जाता है। पानी के इस मुस्तहकम ज़राए की वजह से पानी का रकबा बढ़ गया है। ज़मीनी पानी के हद से ज़्यादा इस्तेमाल का मसला भी कुछ हद तक कम हो गया है। मंसूबे के मुकम्मल होने के बाद तकरीबन 6 सालों में मकामी पानी की सतह 1.7 मीटर तक बढ़ गई है, इसलिए फ़वाइद साफ ज़ाहिर हैं। सीवरेज ट्रीटमेंट न सिर्फ फितरत को रेगुलेट कर सकता है बल्कि ज़रूरी पैदावार में भी अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान की जीडीपी में ज़राअत का हिस्सा 18.9% और मुल्क की लेबर फोर्स का 44.2% है। इसे पाकिस्तान का एक अहम मुआशी सतून बनाता है। ज़राअत के लिए पानी को यकीनी बनाना बहुत ज़रूरी है। ये चीन के साथ मतवाज़ी हैं। चीन में ज़रूरी पानी के इस्तेमाल का तनासुब बहुत ज़्यादा है। चीन के शुमाल और जनूब में पानी की मिकदार में भी बड़ा फ़र्क है, लिहाजा पानी की कमी वाले इस इलाके में ज़राअत को कैसे तरक्की दी जाए, ये भी एक बड़ा मसला है। इस मसले को हल करने के लिए चीन को पौधे लगाने के स्ट्रक्चर को बेहतर बनाना होगा, ज़्यादा पानी की खपत वाली फसलों के रकबे को मयाना रवि से कम करना होगा और खुश्क खेती बाड़ी की जानिब तवज्जो देने के साथ साथ कुछ मुआशी जंगलात लगाना होंगे। दूसरा पहलू आबपाशी के कुछ इक़दामात की एडजस्टमेंट के ज़रिए ज़राई पानी की बचत है, ताकि ज़राई पानी के इस्तेमाल को कम किया जा सके। कीड़ेमार अद्वियात और खादों का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल भी आबी ज़खायर में आलूदगी का बायस बनता है, जो कि वसी रेंज पर मुहित है और मुतअद्दिद ज़राए के ज़रिए सतह आब के ज़खायर को मुंतशिर और मुतासर करता है। चीन ने ज़रूरी फजले के पानी को ट्रीट करने के लिए क्या किया है? एग्रीकल्चरल नॉन पॉइंट सोर्स आलूदगी पर काबू पाना निस्बतन मुश्किल है। पहला ये कि खाद के इस्तेमाल को कंट्रोल किया जाए, जिसमें कीड़े मार दवा का इस्तेमाल भी शामिल है। दूसरा ये कि खेतों से ज़ाया होने वाले पानी में इस आलूदगी के इर्तिकाज़ को कम करने के लिए माहौलियाती मदाखलत के गड़े बनाना है। इसके अलावा कुछ जगहों पर खेतों से ज़ाया होने वाले पानी की रिसाइकलिंग के मंसूबे बनाए जा सकते हैं। तो मुस्तकबिल में आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और सफाई में चीन और पाकिस्तान के दरमियान मुमकिन तावन के मौक़े क्या हैं? चीन ने पानी की आलूदगी की रोकथाम और इस पर काबू पाने, पीने के पानी के ज़राए के तहफ़्फ़ुज़ और दोबारा हासिल किए गए पानी की रिसाइकलिंग समेत इस तरह के एक मुकम्मल इंतज़ामी निज़ाम की तामीर में कुछ दरियाफ़तें की हैं और कुछ तजुर्बा हासिल किया है। हमें इस शोबे में पाकिस्तान के साथ तबादले और ताउन का मौका मिलने की भी उम्मीद है। मौदनी ईंधन में कमी की सूरत में शमसी तवानाई इंसान की तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने का अहम ज़रिया बन चुकी है और ये मुसलसल तरक्की कर रही है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने वसी ज़मीन और सूरज की वाफर रोशनी से नवाजा है, जो शमसी तवानाई से बिजली पैदा करने की बड़ी सलाहियत रखती है। गुज़श्ता चंद दहाइयों में पाकिस्तान के तवानाई के शोबे को दरपेश सबसे बड़ा चैलेंज बिजली की कमी है और मुल्क की 70 से 80% बिजली की फराहमी का इन्हिसार दरामदात पर है। मौसम गर्मा में बिजली की खपत के अरूज पर बिजली का फ़र्क 5000 मेगावाट तक पहुँच सकता है। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में योमिया बिजली की तवील तरीन बंदिश 12 घंटे तक होती है और दूर दराज इलाकों में यह 18 घंटे से भी ज़्यादा होती है। कोयले और तेल की कमी के बावजूद ये ज़मीन रोशनी के वसाइल से मालामाल है। पाकिस्तान में ज़्यादा शमसी ताबकारी, गर्म और खुश्क आबो हवा है और सूरज की रोशनी की औसत मिकदार
फी मुरबा मीटर तकरीबन 5 से 6 किलोवाट फी घंटा है। सूरज की रोशनी के वाफर वसाइल शमसी तवानाई की पैदावार के लिए एक बड़ी सलाहियत फराहम करते हैं। देखें जी, एक तो ये है कि पिछले कोई 2 साल से जो गवर्नमेंट का अदारा है अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, इन्होंने कंपनीज़ को रजिस्टर्ड करना शुरू किया। तो मेरी तमाम ख़रीदने वालों सुनने वालों से यही दरख्वास्त है कि जो भी कंपनी AEDB से रजिस्टर्ड हो पहले ये वेरीफाई कर लें, आप सिस्टम सिर्फ उस कंपनी से लें। उसकी वजह ये है कि वो काफ़ी मराहल हैं जिसकी स्क्रूटनी के बाद AEDB उनको रजिस्टर्ड करता है, नंबर 1। नंबर 2, आप देखें कि वो जिस कंपनी से आप सिस्टम ले रहे हैं आया उसकी क्या कैपेबिलिटी है, उसके पास कितने एम्प्लॉइज़ हैं, कितने इंजीनियर्स हैं, उसका कितने सालों का एक्सपीरियंस है, उनका जो प्रोजेक्ट बैकग्राउंड है वो क्या है। तो बड़ा देख भाल कर जो उनसे सिस्टम ले। ये इसी तरह है जैसे आप अपने लिए गाड़ी लेते हैं तो आप 4-5 गाड़ियों का इंतखाब करते हैं, फिर उनके रिव्यूज़ लेते हैं, फिर आप दोस्तों यारों से पूछते हैं कि भाई कौन सी गाड़ी अच्छी है, उसकी प्राइस क्या है, उसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो क्या है। तो इसी तरह आप सोलर सिस्टम लेते वक्त भी पूरी ड्यू डिलिजेंस करने के बाद सिस्टम लें। पाकिस्तान में आम लोगों के लिए शमसी तवानाई सबसे पुरकशिश मुतबादल तवानाई का हल है। लोगों ने अपने घरों, दुकानों, खेतों और सनती यूनिटों की छतों पर सोलर पैनल लगाना शुरू कर दिए हैं। अब तक पाकिस्तान के शमसी तवानाई के मंसूबों में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर शमसी तवानाई के आलात चीन और यूरोप से दरामद किए जाते हैं और चीनी इदारे भी पाकिस्तान के फोटोवोल्टिक पावर जनरेशन के मंसूबों में अहम सरमायाकार हैं। चाइना से जी 99% हमारी जो इंपोर्ट है वो बाहर से होती है सोलर पैनल्स की। उसकी वजह ये है कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए आपको इसके अंदर जो सेल हैं वो भी चाहिए, इसका जो ग्लास है वो भी चाहिए, फ्रेम और बाकी जो इसके जो चीज़ें होती हैं। तो पाकिस्तान में कुछ लोगों ने कुछ साल पहले इस बिज़नेस को शुरू किया था, मैन्युफैक्चरिंग में आए थे। वो सारी चीज़ें चाइना से इंपोर्ट करते थे और उनको लोकल असम्बल करते थे। अभी कुछ अर्सा पहले भी एक हमारे सुनने में आया लाहौर के करीब ही एक नई मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी उसने भी अपना काम शुरू किया है, लेकिन उनका जो रॉ मटेरियल है सारा का सारा वो चाइना से आता है। तो लिहाजा जब वो चाइना से सारी चीज़ें आती हैं और सिर्फ यहाँ पर असम्बल होती हैं तो अभी वो क्वालिटी और वो जो उनसा है वो जो डिमांड है वो सिर्फ उस लोकल मैन्युफैक्चरिंग से पूरी नहीं हो पा रही, इसलिए हमें इनको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। शमसी तवानाई एटमी तवानाई के बाद दूसरी साफ तरीन काबिल तजदीद तवानाई है। पूरी दुनिया की तरक्की याफ्ता मईशतें शमसी तवानाई की सनत की हौसला अफजाई और मुआवनत के लिए पॉलिसियां तश्कील दे रही हैं। इससे कबल पाकिस्तान ने काबिल तजदीद तवानाई से बिजली पैदा करने के लिए मशीनरी, आलात और स्पेयर पार्ट्स की दरामद पर सिफर टैरिफ पॉलिसी अपनाई थी, लेकिन 2022 में इसमें तब्दीली आई है। कस्टम ड्यूटी की तो छूट खैर अभी भी है, लेकिन ये जो सेल टैक्स है इसकी वजह से काफ़ी इन्वेस्टर्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स रोक दी हैं। काफ़ी जेवीज़ साइन होने जा रही थी चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स के साथ पाकिस्तानी कंपनियों की, वो जो इस वजह से रुक गई हैं। उसकी वजह ये है कि ये जो सारे का सारा रॉ मटेरियल बाहर से आना है, इसकी जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ और जो टैक्सेस हैं वो डिफरेंट है और जो फिनिश प्रोडक्ट आती है वो डिफरेंट है। यानी कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आज आप पूरे का पूरा बनाया सोलर इन्वर्टर या पैनल बाहर से इंपोर्ट कर लेते हैं तो उस पर कस्टम ड्यूटी तो नहीं है, सेल टैक्स है। लेकिन अगर आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं तो उस पर कस्टम ड्यूटी भी है, सेल टैक्स भी है, इनकम टैक्स भी है। यानी कि आपको रॉ मटेरियल की कॉस्ट फिनिश गुड से ज़्यादा पड़ रही है। रिसेंटली जो मिनी बजट आया उसमें जो टैक्स लगा उसकी वजह से भी अब उनकी जो लोकल प्रोडक्शन है वो ना सिर्फ उनकी प्रोडक्शन बल्कि इंपोर्ट भी इफ़ेक्ट होगी, क्योंकि सोलर अब वायेबल था, सोलर लोग ज़्यादा से ज़्यादा लगा रहे थे, लेकिन ये टैक्स लगने की वजह से इसकी जो 25 से 30% प्राइसेस बढ़ी हैं, उसकी वजह से अभी पिछले 1.5-2 माह के हमने ये देखा है कि इसकी डिमांड में काफ़ी कमी आई है। मैं अगर पिछले साल फरवरी मार्च की बात करूं तो हम लोगों के पास हम 30 दिन का कस्टमर्स को टाइम देते थे कि जी आपकी जो बारी है वो 30 दिन बाद आएगी, आपका सिस्टम लगेगा। और अगर आज की बात करूं टैक्स लगने के बाद तो हम लोग फारिग बैठे हैं। मतलब कि अब अगर हम तो कहेंगे अभी कोई साहब आएँ और हमें बोलेंगे जी सोलर सिस्टम लगा दें तो मैं खुद अभी चल के जाके तो उसका सिस्टम खुद लगाने लग जाऊँगा कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री बैठ गई है इस टैक्स की वजह से।
مارکیٹ اتنی بڑی ہے اور اس کا جو یوز ہے یہ صرف جو ہے انڈسٹری میں نہیں ہے بلکہ ہاؤس ہولڈ لیول کے اوپر ہے، اور اب جو سب سے زیادہ یوز ہو رہا ہے اس وقت وہ ایگریکلچر سیکٹر میں ہے. آپ سولر اریگیشن پمپس جو ہیں وہ انسٹال ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ انورٹرز انسٹال ہو رہے ہیں، تو اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. تو جتنی میری اسسمنٹ ہے یہ ڈپ ضرور آیا ہے، اسٹینڈ اسٹل اگر وہ کہہ رہے ہیں تو دیٹ از اے ٹیمپرری اسٹینڈ اسٹل، اٹ وڈ اگین پک اپ کیونکہ وقت کے ساتھ جو ہے ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور امیڈیٹلی ہم نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ لوکل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ اس لیول پہ آ جائے گی کہ وہ جو ڈیمانڈ ہے اس کو فلفل کر سکے. تو یہ دوبارہ سے پک اپ کرے گی کیونکہ ہمارے پاس چوائس نہیں ہے. اگر آپ جاتے ہیں ٹورڈز فاسل فیولز تو وہ ایکسپینسو ہے. سولر کی اگر تھوڑی سی پرائس بڑی ہے دیٹ وڈ بی سم ہاؤ اسٹیبلائزڈ ان دا نیئر فیوچر. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کوئی میجر ڈپ نہیں آئے گا. شروع میں ابھی تھوڑا ڈپ آیا ہے بٹ اٹ وڈ کک آف، اور ابھی جیسے جیسے یہ سیزن شروع ہو گیا ہے سمر کا، ڈیمانڈ نے ایونچولی بڑھنا ہی ہے. 2020 میں جاری ہونے والی قابل تجدید توانائی اور متبادل توانائی کی پالیسی کے مطابق 2025 تک پاکستان میں غیر آبی قابل تجدید توانائی سے بجلی پیدا کرنے کا تناسب تیزی سے 6% سے بڑھ کر 25% ہو جائے گا، اور 2030 تک یہ تناسب مزید بڑھ کر 30% ہو جائے گا. تو سولر میں بھی اب چونکہ لوکل مقامی طور پہ بھی بننا شروع ہوئے ہیں چائنیز کمپنی کے ساتھ، اور انورٹرز بھی بن رہے ہیں ہمارے ہاں، اور یہاں چائنا سے بھی امپورٹ ہو رہے ہیں. تو اوورآل میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مزید تعاون کی گنجائش موجود ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس میں یہ چونکہ ماحول دوست ہے اور چائنا کی انٹرنیشنل کمٹمنٹس بھی ہیں اور پاکستان کی بھی ہیں کہ ہم کاربن ایمیشنز کو جو ہے وہ نیئر فیوچر میں کم سے کم کریں گے، تاکہ جو ہے وہ انوائرمنٹ کا جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اس میں ہم اپنا جو بھی رول ہے وہ پازیٹیولی پلے کر سکیں. تو میری چائنیز کمپنیز سے مزید ہماری یہی ہے کہ وہ پاکستان کے اندر سولر پینل بنائیں، اور چونکہ اس سے ایک تو لوگوں کو روزگار ملتا ہے، اور اس کے علاوہ جب لوکلی مینوفیکچر بنتے ہیں تو اس کی پرائسز بھی کم ہوتی ہیں. چین کے پاس دنیا کی سب سے بڑی شمسی منڈی ہے، اور شمسی توانائی کی کل نصب صلاحیت 2020 کے آخر تک 253.4 گیگا واٹ سے بڑھ کر 2030 تک 690.3 گیگا واٹ ہو جائے گی، جو کہ 2030 میں عالمی شمسی توانائی میں ہونے والے کل اضافے کا 42% ہے. پاکستان اور چین کے درمیان شمسی توانائی کے منصوبوں میں تعاون کی ایک طویل تاریخ ہے. 2013 میں چین پاکستان اقتصادی راہداری کا آغاز ہوا. 2015 میں ZTE انرجی پاکستان کے ذریعے 900 میگا واٹ کے فوٹو وولٹک پاور اسٹیشن نے چین اور پاکستان کے رہنماؤں کی گواہی کے تحت باضابطہ طور پر تعمیر کا آغاز کیا. 2016 میں 300 میگا واٹ کے فوٹو وولٹک پاور اسٹیشن کے پہلے مرحلے کو سرکاری طور پر بجلی پیدا کرنے کے لیے گرڈ سے منسلک کیا گیا، جس سے 2,10,000 گھرانوں کی بجلی کی کھپت کا مسئلہ حل ہو گیا. ZTE پاکستان کا فوٹو وولٹک پاور اسٹیشن نہ صرف پاکستانی عوام کو قابل رسائی چمک فراہم کرتا ہے بلکہ مختلف علاقائی تہذیبوں کے درمیان رابطے اور تعاون کو بھی روشن کرتا ہے. چین کی اصلاحات، وسعت پذیری اور تیز رفتار اقتصادی ترقی کے عمل میں در حقیقت ہم پر ماحولیاتی مسائل کے حل کے لیے بہت زیادہ دباؤ تھا، لیکن ہم نے جتنی تیزی سے ان مسائل پر قابو پایا وہ بین الاقوامی توقعات سے کہیں زیادہ ہے. کیسے؟ ہم نے پسماندگی کو فوائد میں بدل دیا. ہم نے نئی ٹیکنالوجیز بشمول درآمد شدہ ٹیکنالوجیز اور ہماری اپنی ٹیکنالوجیز کا استعمال کر کے ان مسائل کو تیزی سے حل کیا. پاکستان کو بھی ان مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ نئی ٹیکنالوجیز کا بہتر استعمال کیسے کیا جائے. معیشت کو ترقی دینے کے لیے قربانیاں ناگزیر ہیں، لیکن یہ ممکنہ حد تک کم ہونی چاہیے. اس لیے صاف توانائی کے منصوبوں میں اس طرح کے تعاون کا مطالبہ اور بھی زیادہ ہو سکتا ہے. یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں چین اور پاکستان کے درمیان تعاون کی بڑی صلاحیت ہے، کیونکہ اس سلسلے میں چین بہت زیادہ تجربہ، ٹیکنالوجی اور سرمایہ رکھتا ہے. مثال کے طور پر حال ہی میں تجویز کردہ گرین بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے. پاکستان کے توانائی کے شعبے کو صاف توانائی میں تبدیل کرنے اور اس کے توانائی کے ڈھانچے کو بہتر بنانے کے لیے چین اور پاکستان کے درمیان تعاون کی بہت گنجائش ہے. آج کا کوریڈور ریکارڈر یہیں تک. دیکھنے کے لیے شکریہ. ملتے ہیں اگلی بار.